स्वागत। कभी सोचा है कि फ़लसफ़े की बहसें कहाँ तक जा सकती हैं? मतलब कोई ये कहे कि आपके सामने जो मेज़ है या आपके हाथ शायद असल में हैं ही नहीं। हाँ, बस एक ख्याल है, एक आइडिया। बिल्कुल। कुछ ऐसे ही विचार 20वीं सदी की शुरुआत में फ़लसफ़े में मतलब दर्शन में काफ़ी हावी थे। तो आज हम जी.ई. मूर के विचारों को ज़रा गहराई से देखेंगे। हम्म। उन्होंने इस तरह के जो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त विचार थे, उनको चुनौती दी। हमारे पास उनके कुछ लेख हैं, खासकर उनके कॉमन सेंस यानी सामान्य बोध के बचाव पर और आदर्शवाद आइडियलिज्म के खंडन पर। सही। तो आज का अपना मिशन यही है कि समझें कि मूर ने उस वक्त के जो माने हुए फ़लसफ़ी विचार थे, खासकर आइडियलिज्म, हाँ, आइडियलिज्म। मतलब वो सोच जो कहती है कि असलियत तो बस मानसिक है, भौतिक नहीं, उसको क्यों और कैसे चुनौती दी। और उन्होंने ये जो कॉमन सेंस है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में सच मानते हैं, उसे फ़लसफ़े के सेंटर में लाने की कोशिश क्यों की। ये तो काफी हिम्मत का काम लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा कदम था उस वक्त। देखिए, मूर उस दौर में लिख रहे थे जब बर्कले, ह्यूम, हेगल जैसे बड़े-बड़े दार्शनिकों के विचारों का बोलबाला था। हाँ, इन नामों ने तो। बिल्कुल। और इनके विचारों ने असलियत, पदार्थ, यहाँ तक कि हमारे अपने होने पर भी बड़े गहरे सवाल खड़े कर दिए थे। जैसे बर्कले का वो मशहूर जुमला है, एस्से एस्ट परसीपी। हाँ, सुना है। ये तो होना अनुभव किया जाना है। एग्जैक्टली मतलब चीजें तभी हैं जब कोई उन्हें महसूस कर रहा हो। उनका कोई अपना आजाद भौतिक वजूद नहीं है। अरे बाप रे। और ह्यूम तो इससे भी आगे चले गए। उन्होंने कहा कि न तो कोई स्थायी पदार्थ है, न ही कोई स्थायी आत्मा, सब बस अनुभवों का एक बहाव है। ओह। और हेगल हेगल के मुताबिक तो सिर्फ परम सत्य, जिसे वो एब्सोल्यूट कहते थे, वही असली है। ये जो दुनिया हमें दिखती है समय और जगह के साथ, ये तो बस उसी एब्सोल्यूट की एक तरह की परछाई या अभिव्यक्ति है। इसकी अपनी कोई ठोस असलियत नहीं। सुन के ही सिर घूमने लगा। मतलब बड़े बड़े फ़लसफ़ी कह रहे थे कि जो दुनिया हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, वो शायद असली है ही नहीं। तो मूर को जरूर लगा होगा कि भाई ये बातें ना सिर्फ फ़लसफ़े को आम आदमी से बहुत दूर ले जा रही हैं। हाँ, और ये भी कि अगर इन्हें सच मान लें तो रोज की जिंदगी जीना ही मुश्किल हो जाएगा। वही तो उन्होंने फिर इसका सामना कैसे किया, क्या तरीका अपनाया? मूर ने ना दो तरफ से हमला किया, ऐसा कह सकते हैं। एक तो उन्होंने सीधे सीधे कॉमन सेंस यानी सामान्य बोध का बचाव किया। अच्छा। इसे वो कभी-कभी व्यावहारिक आलोचना भी कहते थे। इसमें उन्होंने उन बुनियादी बातों पर जोर दिया जिन्हें हम सब अपनी जिंदगी में बिना किसी शक के सच मानते हैं। ठीक है। और दूसरा? दूसरा तरीका था भाषा का विश्लेषण। एनालिटिकल मेथड। उन्होंने भाषा की बारीकियों में जाकर खासकर आइडियलिज्म के उस मेन तर्क एसे एस्ट परसीपे को काटने की कोशिश की। ये दिखाया कि ये लॉजिकली कितना कमजोर है। ओके, तो पहले तरीके पर आते हैं, ये सामान्य बोध का बचाव। जब मूर सामान्य बोध कहते हैं तो क्या उनका मतलब वही है जो हम आम भाषा में बोलते हैं, प्रैक्टिकल सोच, समझदारी? नहीं, यहाँ थोड़ा सा फर्क है। उन्होंने इसको डिक्शनरी मीनिंग में नहीं लिया कि समझदारी से फैसले लेना। उनके लिए सामान्य बोध का मतलब था कुछ ऐसे विश्वास, कुछ ऐसे बिलीव्स जो लगभग सभी इंसानों में एक जैसे पाए जाते हैं, जिन्हें हम बस मान लेते हैं कि ये सच है। इसे समझने के लिए उनके उदाहरण देखने पड़ेंगे। अच्छा, तो क्या उदाहरण दिए उन्होंने? कौन से हैं ये सामान्य बोध वाले विश्वास? उन्होंने बेसिकली दो लिस्ट दी। पहली लिस्ट में कुछ ऐसी बातें थीं जो सुनने में लगेंगी कि अरे ये भी कोई बताने की बात है। जैसे? मैं जानता हूँ कि मेरा एक जिंदा शरीर है जो अभी मौजूद है। हाँ, ये तो है। ये शरीर जब पैदा हुआ था उससे अब काफी बड़ा हो गया है। ये जन्म से लेके अब तक लगातार मौजूद रहा है। हाँ, इसमें बदलाव आए हैं पर यह खत्म नहीं हुआ। ठीक है। ये शरीर पृथ्वी की सतह पर या उसके पास है। पृथ्वी मेरे पैदा होने से बहुत पहले से है और इस पृथ्वी पर मेरे अलावा दूसरे इंसान भी रहे हैं और बहुत सारी भौतिक चीजें भी हैं। ये तो वाकई बहुत ही फंडामेंटल बातें हैं। मतलब मैं हूँ, मेरा शरीर है, दुनिया है, दूसरे लोग हैं, इन पर कौन शक करेगा भला? और दूसरी लिस्ट क्या थी? दूसरी लिस्ट में एक ही बात थी, लेकिन बहुत जरूरी। दूसरे लोगों के पास भी मेरे जैसे ही अनुभव और ज्ञान होते। अच्छा, यानी सिर्फ मैं ही नहीं सोचता, महसूस करता, बल्कि दूसरे लोग भी मेरी ही तरह करते हैं। बिल्कुल, ये जो दूसरे मन, अदर माइंड्स का अस्तित्व है, उसको मानना। समझ गया। तो मूर कह रहे थे कि ये जो बेसिक चीजें हैं,
हमारा होना, शरीर का होना, दुनिया का होना, दूसरों का होना और हम सबका अनुभव करना, यही है कॉमन सेंस। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये कह देना काफी है कि ये बातें तो जाहिर हैं? क्या फलसफी लोग इसे मान लेंगे? यही तो मूर का पॉइंट था। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं कि ये जाहिर है, उन्होंने इन विश्वासों की कुछ खासियतें भी बताईं। पहली, ये लगभग सब स्वस्थ इंसानों द्वारा माने जाते हैं। उन्होंने साफ किया कि ये लोकप्रिय विश्वास जैसे धर्म वगैरह से अलग हैं। अच्छा। लोकप्रिय विश्वास बाहर से आ सकते हैं, लेकिन ये कॉमन सेंस वाले विश्वास अंदर से अपने आप से लगते हैं। दूसरी, ये विश्वास इसी दुनिया और समय से जुड़े हैं। तीसरी, इन्हें हम हमेशा से सच मानते आए हैं और इन्हें आज तक कोई पक्के तौर पर गलत साबित नहीं कर पाया है, जैसे पृथ्वी है। चौथी, हम इन्हीं के आधार पर अपनी जिंदगी ठीक ठाक जी लेते हैं, सफलतापूर्वक। पांचवी, हम इनके लिए सबूत नहीं मांगते, ये हमारे लिए एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है। और आखिर में, ये जरूरी नहीं कि ये एनालिटिकली सच हो, मतलब इनकी सच्चाई सिर्फ शब्दों के मतलब में ही नहीं छिपी। ठीक है, ये खासियतें समझ आ गई। लेकिन फिर उन्होंने इन विश्वासों को सही साबित करने के लिए तर्क कैसे दिए उन फलसफियों के सामने जो इन पर सवाल उठा रहे थे? मूर ने कई तर्क दिए। पहला, सार्वभौमिक स्वीकृति, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। उन्होंने कहा कि देखो, इन बातों को लगभग हर नॉर्मल समझदार इंसान मानता है, चाहे वो फलसफी हो या आम आदमी। मैं हूं, दूसरे लोग हैं, बाहर की दुनिया है। इनको नकारना ही अपने आप में अजीब है। सही बात है। अनिवार्य स्वीकृति, ये बड़ा मजेदार तर्क है। मूर ने कहा कि आप इन विश्वासों को माने बिना जी ही नहीं सकते। अच्छा, कैसे? देखिए, कोई फलसफी अपनी स्टडी में बैठकर चाहे जो मर्जी सोचे, लेकिन बाहर सड़क पर निकलेगा तो उसे भी मानना पड़ेगा कि सामने से आ रही बस असली है, नहीं तो हाँ, एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल। या प्यास लगने पर मानना ही पड़ेगा कि पानी पीने से प्यास बुझेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में आप इन्हें नकार नहीं सकते। ठीक। तीसरा, इंद्रिय अनुभव, सेंस एक्सपीरियंस। मूर यथार्थवादी थे, रियलिस्ट, मानते थे कि बाहरी दुनिया मन से अलग अपने आप में मौजूद है। उनका तर्क था कि हमें जो सेंस एक्सपीरियंस होता है, देखना, सुनना, छूना, वो इसलिए होता है क्योंकि बाहरी चीजें सच में हैं और हमारे सेंस ऑर्गन्स पर असर डाल रही हैं। अच्छा, मतलब चीजें हैं इसलिए अनुभव हो रहा है। हाँ, ना कि अनुभव हो रहा है इसलिए चीज है, जैसा बर्कले कहते थे। मुझे ये माइक इसलिए दिख रहा है, महसूस हो रहा है, क्योंकि ये सच में यहाँ है। लेकिन वो डेकार्ड जैसे लोग कहते थे कि हो सकता है हम सपना देख रहे हो, सब भ्रम हो। इसका क्या जवाब था मूर के पास? हाँ, ये बढ़िया सवाल है। मूर ने डेकार्ट के स्वप्न तर्क को भी लिया। ये उनका चौथा तर्क है, स्वप्न अनुभव। डेकार्ट ने कहा था कि सपने असली लग सकते हैं, तो हम पक्के तौर पर कैसे कहें कि हम अभी जाग रहे हैं या सपना देख रहे हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। मूर का जवाब बड़ा स्मार्ट था। उन्होंने कहा कि सपना शब्द का मतलब ही असलियत के उलट समझा जाता है। हम सपने और जागने में फर्क तभी कर पाते हैं जब हम मानते हैं कि एक असली जागने वाली अवस्था होती है। अच्छा, अगर सब कुछ सपना ही होता तो सपना शब्द का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो सपने का आइडिया खुद ही एक असली दुनिया की तरफ इशारा करता है, उसे नकारता नहीं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि कभी-कभी सपने सच भी हो सकते हैं, जैसे मैं खड़े होने का सपना देख सकती हूँ जबकि मैं सच में खड़ी हूँ। वाह। और तर्क, पांचवा तर्क है दृढ़ विश्वास, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। मूर ने कहा कि ये कॉमन सेंस वाले विश्वास सिर्फ माने नहीं जाते, इन पर हमारा पक्का यकीन होता है जो हमारे कामों से दिखता है। उनका वो मशहूर उदाहरण है, अगर मुझे यकीन नहीं है कि मेरे 2 हाथ हैं तो मुझे इनका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, पर हम तो करते हैं। बिल्कुल, हम सब अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, जो दिखाता है कि हमें उनके होने पर कितना गहरा प्रैक्टिकल यकीन है। और छठा था असंगतियों को दिखाना। हाँ, मूर ने दिखाया कि आइडियलिस्ट और स्केप्टिक फलसफी अपनी बातों और अपने कामों में अक्सर विरोधाभास दिखाते हैं। जैसे कोई आइडियलिस्ट कहेगा कि हम दूसरों के मन के होने को साबित नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो अपने किताब में या लेक्चर में हम शब्द इस्तेमाल करेगा। अरे हाँ, हम मतलब कौन? वही तो। ये हम शब्द ही मान लेता है कि पढ़ने वाले या सुनने वाले मौजूद हैं और वो समझ सकते हैं। ये लॉजिकल गड़बड़ है। इसी तरह कोई कहेगा समय और जगह असली नहीं है, पर अपनी अपॉइंटमेंट, ट्रैवल, यहाँ तक कि अपने तर्क देने के क्रम में भी समय और जगह को पूरी तरह मानेगा। ये प्रैक्टिकल गड़बड़ है। ये तो कमाल है। मूर एक तरह से फलसफियों को आईना दिखा रहे थे कि देखो कहते क्या हो और करते क्या हो।
लेकिन क्या फलसफी दुनिया ने मूर के इन तर्कों को मान लिया या इनकी भी आलोचना हुई? क्योंकि ये तर्क प्रैक्टिकल तो लगते हैं, पर क्या ये फिलॉसफिकली उतने ही मजबूत हैं? आलोचना तो हुई, बिल्कुल हुई, और कई जरूरी पॉइंट्स पर हुई। पहली तो यही कि मूर ने सामान्य बोध को ठीक से डिफाइन नहीं किया। उदाहरण तो दिए, पर कोई क्लियर कट परिभाषा या बाउंड्री नहीं दी। आलोचकों ने कहा कि वो सामान्य बोध शब्द का इस्तेमाल एक बहुत ही असामान्य या खास फिलॉसफी मतलब में कर रहे थे, जो आम मतलब से अलग था। अच्छा, दूसरी बात, कुछ तर्क जैसे वो अनिवार्य स्वीकृति और दृढ़ विश्वास थोड़े मिलते जुलते लगते हैं, और कई फलसफियों को ये साइकोलॉजिकल तर्क ज्यादा लगे, न कि ठोस फलसफी सबूत। ये कहना कि हम कुछ मानने को मजबूर हैं या हमें पक्का यकीन है, ये शायद उस चीज के सच होने का पक्का प्रमाण न हो। हाँ, ये बात तो है। तीसरी आलोचना ये है कि इतिहास में हमने देखा है कि जिन्हें कभी सामान्य बोध माना जाता था, वो बाद में गलत साबित हुए। जैसे एक जमाने में सब मानते थे कि धरती चपटी है। हाँ, या सूरज धरती के चक्कर लगाता है। बिल्कुल। तो यह हमेशा मुमकिन है कि हमारे आज के कॉमन सेंस के कुछ विश्वास भविष्य में गलत साबित हो जाए। ये भी सही है। और कोई बड़ी आलोचना? हाँ, एक बहुत जरूरी आलोचना आई लडविग विटगेनस्टाइन जैसे बड़े फलसफी से। विटगेनस्टाइन मोर के नतीजों से तो सहमत थे कि हाँ, हमारे कॉमन सेंस वाले विश्वास सच है, लेकिन वो मोर के तरीकों के सख्त खिलाफ थे। अच्छा, क्यों? विटगेनस्टाइन का मानना था कि मेरे दो हाथ हैं जैसे वाक्य इतने बुनियादी हैं कि ये सबूत या तर्क का टॉपिक ही नहीं है। ये हमारी भाषा के खेल, लैंग्वेज गेम के नियम या बुनियाद जैसे हैं। इनके लिए सबूत मांगना या देना ही भाषा का गलत इस्तेमाल है और फिलॉसफी कंफ्यूजन पैदा करता है। ओह, मतलब ये जानने से भी ज्यादा बेसिक है। हाँ, विटगेनस्टाइन के हिसाब से मोर इन विश्वासों को जानने की बात करके गलती कर रहे थे। अच्छा, तो ये हुई सामान्य बोध की बात। लेकिन मूर ने आइडियलिज्म पर सीधा हमला भी किया था, खासकर उस एसेइस्ट पर, चीपी पर, और उसके लिए उन्होंने भाषा के विश्लेषण वाला तरीका अपनाया था। वो कैसे किया उन्होंने? हाँ, मूर ने माना कि भले ही एसेइस्ट परसिपी पूरे आइडियलिज्म की अकेली बुनियाद न हो, पर यह उसकी एक बहुत जरूरी कड़ी जरूर है। उन्होंने सोचा कि अगर इस कड़ी को लॉजिकली तोड़ दिया जाए तो आइडियलिज्म का ढांचा काफी कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है। इसके लिए उन्होंने एनालिटिकल मेथड यूज किया। उन्होंने सिर्फ इस वाक्य एसेइस्ट परसिपी को पकड़ा और पूछा कि इसमें जो क्रिया है, इज इस्तेमाल हुई है, उसका ठीक ठीक मतलब क्या है। उन्होंने इस है के अलग अलग मतलबों का विश्लेषण किया। ये तो भाषा की बड़ी गहरी खुदाई लगती है। तो उन्होंने है के क्या मतलब निकाले और उन्हें कैसे काटा? मूर ने 3 मेन पॉसिबिलिटीज बताई। पहली, पूर्ण पहचान, कंप्लीट आइडेंटिटी। हो सकता है कि होना, टू बी, और अनुभव किया जाना, टू बी परसीव्ड, बिल्कुल एक ही चीज हो, सिनोनिम हो। जैसे बैचलर अविवाहित पुरुष होता है। ठीक। मूर ने कहा कि अगर ऐसा है तो एसेइस्ट परसिपी एक टॉटोलॉजी बन जाता है, एक पुनरुक्ति। ये वाक्य दुनिया के बारे में कोई नई जानकारी नहीं देता, बस एक परिभाषा दोहराता है, और आप किसी चीज के होने को सिर्फ उसकी परिभाषा दोहराकर साबित नहीं कर सकते। नीला होना अनुभव किया जाना है, ये कहने से नीले रंग के अस्तित्व के बारे में कुछ पता नहीं चलता। सही है। दूसरी संभावना, आंशिक पहचान, पार्शियल आइडेंटिटी। हो सकता है होना का मतलब अनुभव किया जाने से कुछ ज्यादा हो, लेकिन अनुभव किया जाना उसमें शामिल हो, यानी अस्तित्व का एक हिस्सा अनुभव पर टिका है, पर शायद पूरा नहीं। मूर ने कहा कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब हुआ कि अस्तित्व का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो अनुभव किए जाने के अलावा कुछ और है। ये तो आइडियलिस्टों के दावे के ही खिलाफ चला गया कि अस्तित्व पूरी तरह अनुभव पर ही निर्भर है, तो ये भी उनके काम का नहीं। ओके। और तीसरी और ये थोड़ी पेचीदा है, पृथक लेकिन अनिवार्य रूप से संबंधित, सेपरेट येट नेसेसरली रिलेटेड। हो सकता है होना और अनुभव किया जाना दो अलग अलग चीजें हों, लेकिन वो हमेशा जरूरी तौर पर एक साथ ही पाई जाती हों। अच्छा, मूर ने यहाँ तर्क दिया कि अगर ये दो अलग चीजें हैं तो वाक्य सिंथेटिक हुआ, यानी ये दुनिया के बारे में कोई फैक्ट बता रहा है, जैसे सारे कव्वे काले होते हैं। लेकिन आइडियलिस्ट ये भी कहते हैं कि ये रिश्ता अनिवार्य, नेसेसरी और सार्वभौमिक यूनिवर्सल है।
मूर के मुताबिक अनिवार्य और सार्वभौमिक रिश्ते सिर्फ एनालिटिक वाक्यों में होते हैं, जो परिभाषा से ही सच होते हैं। कोई वाक्य एक ही वक्त में सिंथेटिक फैक्ट बताने वाला और एनालिटिक परिभाषा से अनिवार्य नहीं हो सकता। इसलिए मूर ने नतीजा निकाला कि ये तीसरी व्याख्या लॉजिकली विरोधाभासी और नामुमकिन है। तो मूर ने भाषा के लॉजिक के बेस पर एसे एस्ट परसीपी के हर मुमकिन मतलब को काटने की कोशिश की। ये तो काफी टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन क्या मूर का यह हमला अचूक माना गया? इसकी भी आलोचना हुई होगी। हाँ, बिल्कुल। इस एनालिटिकल हमले की भी कई गंभीर आलोचनाएं हुईं। पहली बात तो ये कि ये आलोचना बर्कले के व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद सब्जेक्टिव आइडियलिज्म पर ज्यादा फिट बैठती है, जहां चीजें इंसान के मन पर निर्भर करती हैं। अच्छा। लेकिन बर्कले बाद में ईश्वर को विचारों का सोर्स मानकर एक तरह से वस्तुनिष्ठ आदर्शवादी ऑब्जेक्टिव आइडियलिस्ट बन जाते हैं। उनके लिए चीजें इसलिए हैं क्योंकि वो ईश्वर के मन में है, चाहे कोई इंसान उन्हें देखे या ना देखे। मूर की आलोचना बर्कले के फलसफे के इस पहलू को ठीक से नहीं पकड़ती। ओह, ये पॉइंट है। दूसरी, जैसा हमने पहले कहा, प्लेटो और हेगल जैसे कई बड़े आइडियलिस्ट फलसफी थे जिन्होंने अपना फलसफा एसे एस्ट परसिपी पर बेस नहीं किया था। उनका आइडियलिज्म अलग था। तो अगर ये सिद्धांत आइडियलिज्म के लिए जरूरी कड़ी है ही नहीं, जैसा मूर मान रहे थे, तो इसका खंडन करने से पूरा आइडियलिज्म खारिज नहीं हो जाता। ये भी सही है। तीसरी व्याख्या को काटते हुए मूर ने ये मान लिया था कि सिंथेटिक वाक्य जो दुनिया के बारे में फैक्ट बताते हैं कभी भी अनिवार्य रूप से सच नेसेसरीली ट्रू नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ इमैनुअल कांट का फलसफा अड़े आता है। कांट, हाँ। कांट ने सिंथेटिक आ प्रायोरी जजमेंट्स का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो दुनिया के बारे में जानकारी भी देते हैं और ज़रूरी तौर पर सच भी होते हैं, जैसे गणित के सिद्धांत 7 + 5 = 12। अगर कांट सही है तो मूर का ये तर्क कमज़ोर पड़ जाता है कि सिंथेटिक और अनिवार्य एक साथ नहीं हो सकते। ये तो गहरी बात हो गई। और एक बहुत ही फंडामेंटल आलोचना W.T. स्टेस जैसे फलसफियों से आई। स्टेस ने कहा कि चलो मान लिया आइडियलिज्म साबित नहीं हो सकता, लेकिन मूर का जो यथार्थवाद है, रियलिज्म, कि बाहरी दुनिया मन से आजाद मौजूद है, वो भी तो साबित नहीं किया जा सकता। अच्छा, कैसे नहीं? रियलिज्म को साबित करने के लिए हमें यह दिखाना होगा कि कोई चीज तब भी मौजूद है जब कोई उसे अनुभव नहीं कर रहा। लेकिन हम अपनी चेतना से बाहर कैसे जा सकते हैं ये देखने के लिए कि जब हम नहीं देख रहे तब क्या हो रहा है? अरे हाँ, ये तो असंभव लगता है। स्टेज ने कहा कि ये दिखाना लॉजिकली नामुमकिन है, इसलिए रियलिज्म भी आखिर में एक विश्वास या आस्था ही है, कोई साबित हुआ फैक्ट नहीं। इस हिसाब से मूर आइडियलिस्टों पर जो इल्जाम लगा रहे थे कि उनका सिद्धांत साबित नहीं हुआ है, वही इल्जाम रियलिज्म पर भी लगता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि जे.ई. मूर ने कैसे उस वक्त के फलसफे की जो अमूर्तता थी और जो कभी-कभी हमारी सीधी सादी समझ के बिल्कुल उलट बातें थी, उनको चुनौती दी। उन्होंने 2 हथियार इस्तेमाल किए। एक तो हमारे रोजमर्रा के कॉमन सेंस वाले विश्वासों का बचाव, और दूसरा भाषा का ध्यान से विश्लेषण करके आइडियलिज्म के तर्कों को काटना। बिल्कुल, उन्होंने उन बुनियादी धारणाओं को बचाने की कोशिश की जिन पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। सही। और हमने ये भी देखा कि उनके तर्क असरदार तो थे और उन्होंने 20वीं सदी के फलसफे को, खासकर एनालिटिक फिलॉसफी की धारा को बहुत प्रभावित किया, लेकिन वो भी आलोचना से परे नहीं थे। हाँ, उनकी भी सीमाएं थी। उनकी अपनी सीमाएं थीं और उनके सामने गंभीर चुनौतियां भी रखी गईं। ये पूरी बातचीत हमें दिखाती है कि फलसफा सिर्फ बड़े भारी भरकम सवालों जैसे असलियत क्या है या ज्ञान क्या है तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उन छोटी छोटी बुनियादी धारणाओं की भी गहराई से जांच पड़ताल करता है जिन्हें हम अक्सर बस यूं ही मान लेते हैं बिना सोचे समझे। सही कहा। और ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। हमारे जो सबसे बुनियादी विश्वास हैं कि ये दुनिया असली है, कि हमारे हाथ पैर मौजूद हैं, कि दूसरे लोग भी हमारी तरह सोचते समझते हैं, क्या इन्हें वाकई किसी फलसफाई सबूत की जरूरत है? अच्छा सवाल है। क्या इस तरह के सबूत मांगना या देने की कोशिश करना हमें उन सवालों के जवाब खोजने में मदद करता है जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं, या यह हमें बस एक खत्म न होने वाले शब्दों के खेल में उलझा देता है? इस पर सोचा जा सकता है।